लॉन्ग लिव इंडियन यूनियन। दोस्तों, पिछली बार जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था वो था पार्लियामेंट्री सिस्टम, और उसको मैंने आपको लॉन्ग टर्म मेमोरी के एक टूल से एलोबरेटिव रिहर्सल के यूज करके उसको समझाया था। और आज हम इससे भी सिंपल मेमोरी टूल जो कि है फर्स्ट वर्ड टेक्निक को यूज करके मैं आपको आज का टॉपिक समझाने वाला हूं, यूनियन एंड द स्टेट, दैट इज द फेडरल सिस्टम। और इसको समझने के लिए आपको जो कोड है वो है ABCD। यस, वेरी सिंपल कोड है, और इस कोड के थ्रू हम ये समझ जाएंगे कि यूनियन और स्टेट के बीच में जो इंटरप्ले है, जो रिलेशनशिप है, आप उसको किस तरीके से देख सकते हैं। आप यूनियन को ज्यादा पावरफुल, सेंटर को ज्यादा पावरफुल, या ओवर सेंट्रलाइजेशन को बोल सकते हैं, या इंडिपेंडेंट स्टेट को बोल सकते हैं, और मोर पावरफुल स्टेट को बोल सकते हैं। तो क्या कंडीशन यहाँ पर या क्या रिलेशनशिप यहाँ पर इवॉल्व होता है विथ, आप इस कोड के साथ देख सकते हैं, जिस जो है ABCD। दोस्तों, मागा एकेडमी का ये इनिशिएटिव है जो आपको कोड के थ्रू एक स्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन को सर्व करता है, ताकि आप अपने रिवीजन को कर सकें, इजी रिवीजन कर सकें, एग्जाम टाइम में रिवीजन फास्ट हो सके, और जब आप प्रीलिम्स में जाएं तो आपके पास कॉन्फिडेंस हो, प्लस आपके एरर्स कम हो, और प्लस आपके जो मेंस में आंसर राइटिंग होगी वो काफी हद तक उसमें टाइम पे आप आंसर्स को कंप्लीट कर पाएंगे। तो मूव करते हैं हम इस कोड पे, जो आज का कोड है ABCD। और ये जो ABCD है, ये अपने आप में एक अल्फाबेट्स नहीं है, बल्कि ये 4 एलिमेंट्स हैं जो यूनियन और स्टेट के रिलेशनशिप में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसमें जो A से है वो है 2 पोस्ट, ऑल इंडिया सर्विसेज एंड गवर्नर, द अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर। तो आप A से याद रख सकते हैं, ऑल इंडिया सर्विसेज एंड अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर। यहां पर ये जो 2 पोस्ट हैं, इनका क्या रिलेशनशिप है यूनियन और स्टेट में, ये हम इस पॉइंट पर देखेंगे। B पॉइंट में मूव करें तो इस पॉइंट को, इस B को आप ले सकते हैं बाई कैमरलिज्म से, और यहां पर आप देखोगे कि स्टेट की जो वॉइस है, जो इसको रिप्रेजेंट करता है, ये B, जो B कोड है, ये रिप्रेजेंट करता है स्टेट के वॉइस को। और अगर स्टेट की जो वॉइस है वो सेंटर में सुनी ही नहीं जा रही है, या किस हद तक सुनी जा रही है, ये इस कोड को बताता है। वॉइस का बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वॉइस एक डेमोक्रेसी में बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। ओके, सो नेक्स्ट मूव करते हैं, जो पॉइंट C है। C को हमने रखा है कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन के वेरियस कैरेक्टर्स हैं, जैसे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिटन है, जैसे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, और उसकी रिजिड है, फ्लेक्सिबल है, प्लस उसके अमेंडमेंट को कैसे किया जा सकता है। इन सारे फीचर्स में हम ये देखेंगे कि किस तरीके से ये रोल प्ले कर रहे हैं यूनियन और स्टेट के इंटरप्ले में या फिर रिलेशनशिप में। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है D जो है वो है डिवीजन ऑफ पावर। मैं इसको सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलूंगा, क्योंकि ये बाकी के 3 पॉइंट सिचुएशनल है, मतलब कि अगर सिचुएशन अराइज होती है तो ये तीनों पॉइंट एक्टिव होते हैं। लेकिन जो D है, डिवीजन ऑफ पावर, ये परमानेंट और कंटिन्यूस रहता है, मतलब कि कुछ ऐसा रिलेशनशिप जिसमें पावर को डिवाइड कर दिया गया है, दोनों को, यूनियन को अलग पावर दी गई है, स्टेट को अलग पावर दी गई है, लेकिन वो दोनों पावर हर साल रोल प्ले कर रही है, हर रिलेशन में रोल प्ले कर रही है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, फाइनेंशियल रिलेशनशिप इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिवीजन ऑफ पावर। हम इसको देखेंगे कि क्या टिल्ट है यूनियन की तरफ या फिर स्टेट की तरफ। तो ऐसे हम एनालिसिस करेंगे अपने अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर से। हम ये सब जानते हैं कि गवर्नमेंट का जो टेन्योर है वो 5 इयर्स का है, पर कोई फिक्स टेन्योर नहीं है। वो एक प्रेसिडेंट की मर्जी पे चलते हैं, उनकी जो सेंटर के एजेंट की तरह काम करते हैं, क्योंकि उनका फिक्स टेन्योर नहीं है। पर हम इसको और डीपली एनालाइज करते हैं, और हम इसमें 3 पॉइंट्स पे एनालाइज करते हैं। कि पहला, कि गवर्नर का इस तरीके का अपॉइंटमेंट जो है वो क्यों रखा गया आजादी के समय, इंडिपेंडेंस के टाइम पे ऐसा अपॉइंटमेंट का प्रोसेस क्यों रखा गया। दूसरा, कि हम देखते हैं कि अगर हम आज उसको चेंज करना चाहें तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। तीसरा, हम ये देखेंगे कि इस पर्सपेक्टिव में, इस व्यू में, इस मुद्दे पे सरकारी कमीशन और कुंची कमीशन जो है वो क्या रोल, वो यहां पर क्या सजेस्ट करती हैं, वो क्या रिकमेंडेशन करती हैं। यहां पर जो मैं आज जो बिजवर्ड्स यूज करने वाला हूं वो है, आप इसको पॉज करके वीडियो को देख सकते हैं, कुछ बिजवर्ड्स हैं जिसमें मैं फोकस करूंगा, आप इनको रीड आउट कर लीजिए, और आपको पूरे वीडियो के ड्यूरेशन में इन बिजवर्ड्स को याद रखना है, समझना है कॉन्सेप्ट में। ठीक, यहां पर जो पहला पॉइंट है कि गवर्नर की पोस्ट को इस तरीके से क्यों रखा गया कि इंडिपेंडेंस के टाइम पे जो स्टेट्स में जो फीलिंग्स थी
वो काफी हद तक हम आजादी के बाद एक हुए थे, और आजादी के बाद सभी में एक टेंडेंसी थी, क्योंकि हमारा पार्टीशन भी हो चुका था, तो बहुत सी ऐसी टेंडेंसीज लोगों में आ रही थी जो वो अलग होना चाहते थे, यूनियन से अलग होना चाहते थे। तो इस तरीके की टेंडेंसी को पहले से चेक कर लिया जाए, उनको पहले से भाप लेने की वजह से गवर्नर को एज अ एजेंट बनाया गया। ये गवर्नर की पोस्ट जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से आती है। ऐसी कोई टेंडेंसी डेवलप हो रही है जो देश की इंटीग्रिटी को और यूनिटी को चैलेंज करने वाली है, तो उसको पहले से ही देख लिया जाए, चेक कर लिया जाए। तो यहाँ पर ये टेंडेंसी वहां इंडिपेंडेंस के टाइम पे थी, और इसी को चेक करने के लिए जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने इस पोस्ट को इस तरीके से देखा था। लेकिन आज के समय में किस तरीके से इसका इवोल्यूशन हुआ है, अगर एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस में ये पोस्ट बिल्कुल सूट करती है, क्योंकि एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस कुछ ऐसे हैं जिसमें आपको सिक्योरिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी, ये कुछ ऐसे एक्सेप्शनल केस सर्कमस्टेंसेस हैं जो कभी भी आ सकते हैं, जो कभी भी क्रॉप अप हो सकते हैं, और फिर ये उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए सेंटर जो है वो काफी हद तक एफिशिएंट है इन मैटर्स को सॉल्व करने। अगर गवर्नर की पोस्ट का जो अपॉइंटमेंट प्रोसेस है, अगर उसको चेंज करने भी चाहें तो क्या चीजें हमें, क्या ऑप्शंस हमारे पास हैं। ओके, सो इसको भी आप ABCD से ले सकते हैं। अगर आप ए देखें तो अपॉइंटमेंट है, जो ऑलरेडी हमने इसमें दिया है, अपॉइंटमेंट बाय द प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट एड एंड एडवाइस पे काम करते हैं विद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अगर हम बी को हटा दें और सी को देखें तो कंसल्टेशन में अगर हम इस प्रोसेस में देखें तो कंसल्टेशन में आप किसको देख सकते हैं, प्रेसिडेंट अगर गवर्नर को अपॉइंट कर रहे हैं तो वो कंसल्ट कर लें, या तो वो सीएम से कंसल्ट कर लें, या फिर वो लीडर ऑफ अपोजिशन से कंसल्ट करें। पर तो ये कंसल्टेशन जो सीएम का कंसल्टेशन है, ये सरकारी कमीशन ने भी सजेस्ट किया है, और जो लीडर ऑफ अपोजिशन का जो कंसल्टेशन है उसमें ये प्रॉब्लम बताई गई कि अगर लीडर ऑफ अपोजिशन और गवर्नमेंट में रिलेशनशिप अच्छे नहीं हुए तो यहाँ पर कुछ अच्छे रिजल्ट्स नहीं आएंगे, कोई गवर्नर पे कोई अच्छा फैसला नहीं आ सकेगा, तो डिसीजन वहां पर कुछ फ्रूटफुल नहीं होगा। अगर हम यहाँ पर डी पे मूव करें तो है फिर डायरेक्ट इलेक्शन और इनडायरेक्ट इलेक्शंस। तो डायरेक्ट इलेक्शंस कैसे हो सकते हैं? डायरेक्ट इलेक्शंस अगर स्टेट में गवर्नर के डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं तो यहाँ पर गवर्नर भी एक पावरफुल बॉडी बन जाएंगे और सीएम ऑलरेडी एक पावरफुल बॉडी बन जाएंगे। तो यहाँ पर दो पावर सेंटर हो जाएंगे और दोनों ही फिर क्लैश करेंगे। तो यहाँ पर इस चीज को बिल्कुल ही नहीं सजेस्ट किया जा सकता कि डायरेक्ट इलेक्शंस गवर्नर के होने चाहिए। अगर हम इनडायरेक्ट इलेक्शंस में देखें तो इनडायरेक्ट इलेक्शन में स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली में जो मेजोरिटी होती है वो अगेंस्ट सीएम की होती है। अगर वहां पर मेजोरिटी को यूज करके सीएम अपने ही पसंद का गवर्नर को लेके आ जाते हैं तो अगेन वहां पर क्लैशेस बने ही रहेंगे, वो सीएम की तरफ ज्यादा फेवर करेंगे बजाय इसके कि सेंटर के। तो यहाँ पर कुछ प्रोसेस हैं जो हमने देखे कि हम अपॉइंटमेंट के प्रोसेस को अगर चेंज करने जाएं तो हमारे पास जो सबसे अच्छा ऑप्शन दिखता है वो कंसल्टेशन ही दिखता है। और सरकारिया कमीशन में मूव करते हुए मैं आपको दो कमीशन के बारे में बताना चाहता हूँ। पहली सरकारिया कमीशन और कुंची कमीशन। सरकारिया कमीशन जो बोलती है वो ये बोलती है कि मैं आप कोई भी उसने स्ट्रक्चरल चेंजेस सजेस्ट नहीं किए हैं। स्ट्रक्चरल चेंजेस से मतलब ये है कि जैसे कि गवर्नर की पोस्ट है तो उसमें पोस्ट को हटा देना, या फिर उस पोस्ट का टेन्योर को फिक्स कर देना, या फिर उसके गवर्नर के नंबर्स बढ़ा देना कि गवर्नर एक नहीं दो होंगे, डेप्यूटी गवर्नर होंगे। इस तरह के स्ट्रक्चरल चेंजेस कोई भी सजेस्ट नहीं करती है। वो ये बोलती है सरकारिया कमीशन कि जो फेडरलिज्म है, जो फेडरल रिलेशनशिप यूनियन और स्टेट के बीच में बनता है वो फंक्शनल बनता है। मतलब कि फंक्शनल वर्ड से आप इस तरीके से मतलब निकाल सकते हैं कि फंक्शनल वर्ड बोलता है कि आपके काम करने की जो मंशा है वो क्या है, आपके दिल में क्या है, आप उस डिसीजन को जो लेना चाहते हो उसको कितने देश के लिए सोच के उस चीज को लेते हैं ताकि पीसफुली गवर्नेंस चल सके। तो सरकारिया जो कमीशन है वो जो सजेशन करती है वो इस तरीके से सजेशन करती है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करने जा रहे हैं गवर्नर को तो वो सीएम से कंसल्ट कर लें और उनकी एक बार राय लें। जो गवर्नर अपॉइंट आप करें वो एमिनेंट पर्सन होना चाहिए, अच्छे आदमी होने चाहिए, उनका पॉलिटिकल कोई एक्सपीरियंस इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए, जनरल। और गवर्नर बनने से पहले कुछ टाइम पहले उनका पॉलिटिकल करियर सुस्त होना चाहिए, ज्यादा एक्टिव नहीं होना चाहिए, वो पैसिव
पॉलिटिकल करियर होना चाहिए, उनका ओवरऑल पॉलिटिकल करियर भी थोड़ा सा कम होना चाहिए। यहीं पर ही आप दूसरी पुंची कमीशन को देखेंगे तो पुंची कमीशन यहाँ पर स्ट्रक्चरल चेंजेस पे भी फोकस करती है और फंक्शनल चेंजेस पे भी। स्ट्रक्चरल चेंजेस में उसने ये बताया, पुंची कमीशन ने ये सजेस्ट किया है कि अगर आप गवर्नर को अपॉइंट कर रहे हैं तो आप उनको फिक्स टेन्योर दीजिए, और फिक्स टेन्योर में भी आप उनका जो इम्पीचमेंट है, जो प्रोसेस ऑफ रिमूवल है, वो इम्पीचमेंट के जैसा ही टफ बनाइए। तो ये एक स्ट्रक्चरल चेंज हुआ। और फंक्शनल चेंज में वो सरकारिया कमीशन को ही बोलते हैं कि एक एमिनेंट पर्सन को चुनिए और एक ऐसे पर्सन को चुनिए, हाँ, जो स्टेट के बाहर का हो, स्टेट से रिलेटेड ना हो, जो स्टेट आगे मूव करते हैं सेकंड पोस्ट पे, जो कि ऑल इंडिया सर्विसेज है। यहाँ पर सेंटर और स्टेट के पास अपनी अपनी सर्विसेज हैं, लेकिन फिर भी ऑल इंडिया सर्विसेज कुछ ऐसी सर्विसेज हैं जो ट्रेंड और रिक्रूटमेंट सेंटर करते हैं, और जो उनके सर्विस का जो एरिया रहता है वो स्टेट्स में रहता है, और वो इम्प्लीमेंटेशन जो अपना सर्विस का करते हैं, ड्यूटी जो इम्प्लीमेंट करते हैं वो स्टेट्स में करते हैं। तो इमीडिएट कंट्रोल स्टेट के पास रहता है, लेकिन ओवरऑल कंट्रोल सेंटर के पास रहता है। पहले हम इसमें ये देखते हैं कि कैसे ऑल इंडिया सर्विसेज अगर ऐड करनी हो कॉन्स्टिट्यूशन में तो कैसे किया जा सकता है। उसमें राज्यसभा का रेजोल्यूशन होता है 2/3 मेजोरिटी से पास होना चाहिए, और उसके बाद पार्लियामेंट उसमें सिंपल मेजोरिटी से लॉ बना सकती है। तो राज्यसभा ही डिसाइड कर सकती है एक रेजोल्यूशन के थ्रू कि यहाँ पर एक ऑल इंडिया सर्विसेज कोई नई क्रिएट होगी कि नहीं होगी। तो यहाँ पर हम दो चीजें और चेक करेंगे कि क्या मोटिव था ऑल इंडिया सर्विस को रिटेन करने का, जो BR अम्बेडकर जी ने बोला गया है, वो क्यों रिटेन किया ऑल इंडिया सर्विसेज को, इसको इस ब्यूरोक्रेसी जो मॉडल था जो ब्रिटेन का था उसको रिटेन क्यों किया गया, ये हम यहाँ पर चेक करते हैं। यहाँ पर दो रीजंस आते हैं। हाई स्टैंडर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कि ऑल इंडिया सर्विसेज में जो लोग ऑफिसर्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो हायर स्टैंडर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को फॉलो करवाएंगे। और सेकंड, यूनिफॉर्मिटी, पूरे देश में जो स्कीम्स, जो पॉलिसीज इंप्लीमेंट होगी उसमें एक यूनिफॉर्मिटी होगी। ये चीज, दो पॉइंट जो थे यहाँ पर रखे गए थे ऑल इंडिया सर्विसेज को रिटेन करने के लिए। तो मैं आपको यहाँ पर जो वर्ड को इंपॉर्टेंस देना चाहता हूँ वो है हाई स्टैंडर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो हाई स्टैंडर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से आप क्या समझेंगे? आप यहाँ पर थोड़ा सा इसको समझ सकते हैं कि ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, और आप इसमें ABCD अगेन आप ले सकते हैं इसमें, तो आप कर सकते हैं कि अकाउंटेबिलिटी, A फॉर अकाउंटेबिलिटी, और B फॉर बोल्डनेस, और C फॉर कंपैशन, एंड D फॉर ड्यूटीफुलनेस, और E से आप रख सकते हैं कि इफिशिएंट वर्किंग। सो इस तरीके की कुछ क्वालिटीज और कुछ स्टैंडर्ड्स इनको फॉलो करने चाहिए, बट इनको ट्रेनिंग भी मिलती है इन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करने के लिए। तो इस पोस्ट को अगर प्रॉपर एनालाइज करें तो आप देख सकते हैं कि ये पोस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट है, स्ट्रेटेजिक पोस्ट है, और इसमें यूनिफॉर्मिटी, ये देश में पूरी यूनिफॉर्मिटी देती है एडमिनिस्ट्रेशन में। और यहाँ पर स्टेट में जब इनको कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, ये करप्शन के अगेंस्ट आवाज उठाते हैं, या फिर कुछ इस तरीके के कंट्रोवर्शियल इश्यूज में फंस जाते हैं, तो यहाँ पर जो भी विवाद होता है वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से दोनों गवर्नमेंट सॉल्व कर ले।